नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आम इंसान जो मैं और आप में से बहुत हैं, हमें आम इसलिए कहा जाता है कि हम में कोई ऐसी खूबी नहीं होती जिससे ज़माना देख के कहे कि हम एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। जब कोई शख्स का जहन एक्स्ट्रॉर्डनरी से आगे चला जाए तो उसे जीनियस भी कहते हैं। ये अजीब बात है कि अदब में हो या आर्ट में हो, जो जीनियस होता है उसके साथ कुछ न कुछ दुम छल्ले लगे होते हैं। मसलन विंसेंट वैन गॉग को कहा जाता है कि उससे बड़ा पेंटर ही कोई नहीं था। उससे सनफ्लावर में उसने अपना कान काट दिया और वो अस्पताल में, मेंटल हॉस्पिटल में रहा। हमारे अदब में एक बहुत बड़ा आदमी है साद हसन मंटो, लेकिन उनकी जाती जिंदगी बड़ी ट्रैजिक रही है। फाके रहे, तंग रहे, गरीब रहे और यहां तक कि उनको भी पागल खाने जाना पड़ा। और पागल खाने में जो उन्होंने टोबा टेक सिंह लिखी है, वो उससे बड़ी कहानी हमने आज तक देखी नहीं है। सादत हसन मंटो को फिल्म पर कैप्चर करना इतना मुश्किल है कि मैं जितना झूठ बोलूं वो कम है, क्योंकि जो पर्सनालिटी जिसे अंग्रेजी में टॉर्चर्ड कहते हैं, एक शख्स जो बज़ाहिर वो काम कर रहा है, तख्लीकी काम कर रहा है और अंदर ही अंदर से जल रहा है, और जो वो हालात देख रहा है जो हमने उसने देखे, मंटो साहब ने देखे पार्टीशन के वक्त, कि इंसानियत भी खत्म होगी, इससे वो जलते भी रहे और लिखते भी रहे। ये भी आप याद रखिए कि जो उन्होंने लिखा उन पे मुकदमे भी चले, हिंदुस्तान में भी चले, हमारे यहां भी चले। एक अदालत ने उनको सजा भी दे दी। हाई कोर्ट ने क्या किया वो एक लंबी। तो आज हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराएंगे जिन्होंने इस डायनेमिक पर्सनालिटी को फिल्म पे कैप्चर किया। वाह। और वो फिल्म इसी महीने रिलीज हो रही है। आप फिल्म सिर्फ, मैं और कोई वजह नहीं है, ये ना देखिए मेरे बच्चों ने, दोस्तों ने लिखी हुई है, इसलिए देखने जाएंगे, आपको मंटो के बारे में पता लगेगा कि क्या चीज थी। वाह। और उसका कतबा भी जाके पढ़े तो उसने अपने कतबे पे क्या लिखवाया हुआ है कि बड़ा कहानी को कौन है वो कि मैं। ये भी कॉन्फिडेंस। यहाँ तक उनकी कहानियां मशहूर हैं कि वो एक दफा रेडियो स्टेशन गए या किसी कमरे में, उसने कहा तुझे मैं कोई लफ्ज कहूं तो तू कहानी लिख सकता? मैंने कहा मैं लिख सकता। उसने कहा टाइपराइटर। उसने फौरन उस पर 1 मिनट नहीं लगाया, कहानी लिख दी। दूसरा बड़ा शख्स उनके ख्याल में तो, मेरे ख्याल में तो वो मंटो के लेवल के हैं। जिस रूप में मेरे मेहमान बैठे हैं मेरी दाईं जानिब, उनके बहुत से उनके भी चेहरे हैं। वो कॉलमनिस्ट भी हैं, वो पेंटर भी हैं, वो प्ले राइट भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं। ड्रामा लिखते हैं तो वो ड्रामा उतरता ही नहीं है, और टेलीविजन शो करते हैं, लूज टॉक करते हैं तो साल हर साल चलता रहता है। जनाब अनवर मकसूद साहब, भाई बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। मुझे डर ये था कि हम 1-2 दफ़ा आपकी नकल उतारते हैं तो मेरे ये जो दोस्त बैठे हुए हैं ये कभी कभी कुछ आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं। मुझे डर ये था कि आप खफा ना हो जाए। देखिए बुखारी साहब, मुझे जरा जल्दी फ्री कीजिएगा आज। क्यों? काजी वाजिद को तो आप जानते हैं। जी मैं जानता हूँ काजी साहब को। उनके मामू हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर? तो मुझे जल्दी जाना है। नहीं, मामू क्या बीमार है? नहीं, वो वहाँ डॉक्टर है। तो आप क्या करने जा रहे हैं भाई? वो मेरी कुछ दवाइयाँ हैं जो उनके पास हैं। आपको क्या क्या बीमारी है जिसके लिए आप जा रहे हैं? आप तो अच्छे भले लग रहे हैं मुझे। वो कैमरे पे बताने वाली नहीं। नहीं, अच्छा चलो। अच्छा, मैं 2-3 सवाल कर लूं क्योंकि आज हमारे पास और मेहमान भी आए हैं। आप फिल्म के लिए स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते? अल्लाह खैर, कचरा आना शुरू हो गया। बुखारी साहब, मैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी आजकल लिख रहा हूँ फिल्म की। हॉलीवुड के लिए? नहीं, पहले लिखने दोगे या नहीं? अच्छा। अंधेरी रात है। रात अंधेरी होती है। सूरज चढ़ा हुआ है। सूरज चढ़ा हुआ, अंधेरी रात में। अंधेरी रात और सुनसान रोड, लोग ही लोग ऊपर।
अच्छा, बड़ी खूबसूरत चीज इस कहानी में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। ये वो सुनसान सड़क में एक मियाँ बीवी हैं, वो भी वहां है। आपको बहुत जल्दी गालिबन आपने साइकिल किराए पे ली है। मियाँ बीवी की कहानी है। ठीक है। दिखाया जाता है कि शौहर बीवी को बेल्टों से मार रहा है ओए। और बीवी हाँ, बेचारी मजलूम उसको बेल्टों से मार रही है वो भी मार रही है। और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ठीक है। वो भी एक दूसरे को बेल्टों से मार रहे हैं। ये लगता है एक अद्धा बेल्ट तो अन्न भी पै गए। कहानी का नाम है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट। ये सारा झगड़ा गाड़ी में हो रहा है। आप कहानी सुनेंगे तो आप बड़ा और ये तो शाम पड़ जाएगी, टुरो भी तो सही आगे। सर उन्होंने कुछ नहीं जाना, इन्होंने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਰੈਂਗਾ हिला देनी है। आप जानते हैं एक अच्छी फिल्म लिखने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? पेंसिल। फिल्म लिखने के लिए आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है। जी। अच्छा, और सुनाओ। नहीं, ऐसी को अन्य को पागल ना सान नहीं पता कि सब्जेक्ट की जरूरत है। आप बताना क्या चाहते हैं भाई? बस ये जो आपने बस किया है, ये तो डब्बा कहानी है। ये तो फिल्म 2 दिन नहीं चलेगी जो आप कहानी सुना रहे हैं। जिंदी कहानी है ना भैन दी, आधा घंटा फिल्म चलनी है, 1.5 घंटा कुर्सियां चलनी है। ये आपकी नजर में, आपकी अपनी नजर में जी, ये सात हसन मंटो आपसे कितना कम दर्जे का राइटर था? देखिए, मंटो को मैं उस वक्त से जानता हूं जब जी। वो इतने से थे। चलो थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक हो गया। और जब मैं इनसे मिलने के लिए जाया करता तो वे उठ बच्चे- खड़े होते थे। नहीं नहीं, हाँ। बच्चे थे, उनको क्या अकल थी उठने अच्छा, की। जब मिलने जाया करता तो मैं इनको प्यार से उठा लिया करता ठीक है। और ये मुझ पे वहीं पर कम बखा देते। आपको क्यों नहीं इस फिल्म वालों ने कहा कि आप मंटो साहब का रोल अदा करें? मैंने जो उस फिल्म में सरमद है, हाँ। उस पे मैंने चाय रोड़ दी थी। गुस्से में आके कि अचानक? नहीं, वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर उसने मुझे वो रोल नहीं दिया। तुझी को उसके बाद फिर उसने मुझ पे रोड दी। वेलकम बैक जी। अनवर भाई से मैं गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इजाज़त दें, कुछ मेहमान बैठे हैं, उनसे भी मैं बात कर लूँ। बिल्कुल। सरमद, आप मेरे दोस्त के बेटे भी हैं, आपने इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। कितना मुश्किल था इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना? आप उसमें रोल भी प्ले कर, किसका? मंटो। मंटो का। नाउ प्लीज शेयर विद अस, हाउ डिड यू कम टू दिस एंड हाउ डिड यू डील विद दिस सब्जेक्ट? बिकॉज मंटो आम हालात में is a difficult man to deal with as a person also. अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं जी, एज एन एक्टर सबसे पहले इट्स अ ड्रीम रोल। आप किसी भी एक्टर को कहें कि एक बंदा है जो बहुत क्रिएटिव है, दिमागी तौर पे ट्रबल्ड है, सिरोसिस है, पागल खाने में भी है, जी, जी, शराब भी alcoholic पीता भी है, है। तो मतलब वो सब वो डिलिशियस चीजें हैं फॉर एन एक्टर। ठीक है। बट द होल चैलेंज वाज कि कैसे इन सब को इंडिपेंडेंटली आपने नहीं अप्रोच करना और कैरिड अवे नहीं हो जाना। ठीक है। मतलब अब जो बंदा कब से दिहाइयों से शराब पीता आ रहा है ठीक अगर, है। तो जब वो लिखता है या उसका जो लहजा है अगर वो नशे में भी है, तो उसमें एक सर्टन कुछ तो उसने अपनी पर्सनालिटी में उसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा। ठीक है। सो यू नो, सो जस्ट टू फाइंड दैट ह्यूमन within all the chaos, that I think I took a very fictional approach. अच्छा सर, ये बताएं, जब आप पढ़ रहे थे उनको, इनके स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे थे, किस हद तक आप इस नतीजे पे पहुंचे कि मंटो, सात हसन मंटो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने पे भी तुले हुए थे? जी डेफिनेटली। आई थिंक वो आप अपनी अगर एक जिस्मानी साख्त भी लें तो डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन साथ साथ चलता ठीक है, ठीक है। और क्रिएटिव आई थिंक बंदा पहले एब्जॉर्ब करता है, फिर तोड़ फोड़ से वो गुजरता है। सो उस क्रिएटिव प्रोसेस में आई थिंक तोड़ फोड़ एक बहुत जरूरी चीज है, डिकंस्ट्रक्शन जरूरी होती है।
अच्छा, सरमद जो अभी बात कर रहे थे माशाल्लाह, जिस पे आपने चाय डोली। जी, जिन पे मैंने चाय डोली थी, ये इस तरह से बता रहे थे कि जैसे मुझे लग रहा था कि मंटो की अम्मी बता रही हैं। मैं सर अनवर भाई ने एक चीज नहीं सुनी, वो आमतौर पे डायरेक्टर्स कहते हैं इट्स माय बेबी। आपने सुना होगा। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है आपने कभी अडॉप्ट नहीं किया किसी काम को अपने, तो अगर आप अडॉप्ट करें उसको प्रॉपर्ली तो उसको अपना बेबी बनाना पड़ता है। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮਾਈ ਬੇਬੀ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਬਣੇਗਾ। मंटो पर मैंने भी लिखा है, क्या? बल्कि एक मैंने किताब लिखी है जी। जुल्फिकार अली मंटो। ये जुल्फकार मंटो मंटो तेरे जानसार बेशुमार, जब तक सूरज चांद रहेगा मंटो तेरा नाम। अनवर भाई आपको क्या हो गया? आप जुल्फकार अली भुट्टो को, इफ्तिखार चौधरी साहब को इफ्तिखार तेरे जानिसार बेशुमार, और जुल्फकार अली भुट्टो को या जुल्फकार अली मंटो कोई नहीं है। आपने नहीं सुना जिंदा है मंटो जिंदा है। मिंटा जिंदा होगा, शाहिद ने जो काम किया है और इस बच्चे ने जो फिल्म बनाई है, इस बात से जिंदा नहीं होगा। अच्छा, ये इनके साथ वो हुमायूं सईद भी बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? वो सानिया सईद है। सॉरी, वही स्लिप ऑफ टंग। दाग ये नजर कमजोर है या ज़हन कमजोर हो गया है? सानिया को देखकर मुझे माँ याद आ गई। इनकी की अपनी इनका एक प्रोग्राम था, क्या था जो आपको याद आ गया? उनसे पूछिए, हाँ। वो खुद बताएंगी, वो थती थोड़ी हैं। नहीं नहीं, हाँ चलिए आप ये अनवर भाई ने ये सर्टिफिकेट। एक सेकंड रुकिएगा, सानिया को दंदल पड़ गई। देखिए सानिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि ना आप थती हैं और ना आप गूंगी हैं, तो आप थो करके हमें ये बताएं कि आप मंटो की बीवी का रोल प्ले करती हैं। जी। अच्छा, किस हद तक आपने पढ़ा उस खातून के बारे में? स्क्रिप्ट पे रही कि उससे भी बाहर गई? सफिया के बारे में कम लिखा गया है जी, एज true, सच। true. बहुत कम जिन लोगों की याददाश्त में वो हैं, उनसे पूछा जा सकता था, मुलाकात की जा सकती थी, लेकिन शाहिद साहब ने जिस तरह उनको स्क्रिप्ट में लिखा है, हाँ। उस किरदार को जिस तरह मुझे लगा जैसे मैं उनको जानती हूँ। हो सकता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ना हो जैसे सफिया बेगम खुद थी, ठीक। लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं उनके सोल को मैं पहचानती हूँ। अच्छा, कितनी टॉर्चर्ड बीवी थी वो बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड? किस हद तक वो खुद तकलीफ में थी अपने शौहर को डिस्ट्रॉय होते? बिकॉज ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो खातून रिकॉग्नाइज ना करे कि ये जीनियस है मेरे साथ, तमाम कमजोरियों के बावजूद, कि उसको एहसास ना हो कि ये एक बड़ा आदमी। मैंने ऐसी बहुत सारी खवातीन देखी हैं, मेरे एक्सपीरियंस से भी गुजरी हैं, और कुछ मैंने सुनी भी हैं ऐसी कहानियाँ। बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनकी ये बेगमात थी, और इनकी जिंदगियां आसान नहीं थी। दे वर वेरी डिफिकल्ट लाइव्स। लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत बात इन खवातीन के किरदार में ये लगती है कि यकीनन इनकी कुछ अपनी बहुत सलाहियतें होंगी, बहुत काबिल खवातीन भी हैं, ये खुद सफिया भी बहुत बहादुर खातून। जी जी जी। मगर ये इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने हस्बैंड्स की या जिन हजरात से ये मोहब्बत करती हैं उनकी दीवानगी के साथ इन्होंने कमिट किया है अपने आप को, और फिर टू फॉलो इट थ्रू सारी जिंदगी वो उनके साथ रही। तो सफिया मैं समझती हूँ इज वन पर्सन जिन्होंने मंटो की जिंदगी को पॉसिबल बनाया। सफिया वाज द वन जो मुझे लगता है कि जिसने उनको संभाल के जोड़ के रखा। और जोड़ के क्यों? मंटू साहब टूट जाते सन। हाँ हाँ, मजाक के अलावा बिल्कुल ठीक कहते हैं, रेजा रेजा हो जाता था। बिल्कुल, रेजा और फिर उसको दोबारा से जोड़ना पड़ता था। एंड वो जिस तरह बार बार तोड़ के उनको जोड़ा गया, वो पेन जो सफिया ने देखा है, आई डोंट थिंक वो कोई और। बाकी बड़ी दुखी सी जी सफिया बाजी। मंटू साहब यहाँ ते मुकदमे भुगतते रहंदे सन, यहाँ बोतलां इकट्ठियां करते रहंदे सन।
ਵੈਸੇ ਮੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਚੰਗੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦੇ ਕੇ 1/2 ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਛੇ ਸਰਮਤ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਬਈ, ਹੀਰੋ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜੇ, ਹੀਰੋ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜੇ। लगता नहीं डायरेक्टर, लगता मंडी च है भिंडी 100 रुपए, भिंडी 100 रुपए। और ये आपका इशारा किसकी तरफ? और डायरेक्टर नहीं बैठा जी, और खोता बने। हाँ। देखो ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 200 का गेटकीपर। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਛੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਹਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵੜਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਆਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹੋਟਲ, 6 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ये असिस्टेंट आपने किस छप्पड़ से पकड़ा? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਕੋ ਆਮ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੱਟੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਓਏ। ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਖ ਤੇ ਨੈਪੀ ਲਵਾ। ਇਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਆਹੋ ਜੀ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਫਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸਰ। पीछे जो साहब बैठे हैं वो ए- लाल। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਾਂ। ओ बोलो टेस्ट ट्यूब थी। ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਡੋਰੇਮੋਨ। इनके पास आए, उन्होंने मेरे पैसे खा लिए, छीन लिए, भूखा प्यासा मर रहा हूँ, ये मुझे हीरो नहीं बना रहे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਬਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਣਾ ਜਨਾਬ? 3 ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਚਅਪ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। अच्छा ये बताएं जो पीछे वो खातून बैठी है, आप कौन है जी? मेरा नाम चिंचिंचो बाबा चिंचिंचो, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਏਡੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ। अच्छा काला शकापू ने मुझसे 1 लाख रुपया लिया। 1 ਲੱਖ लाख ਰੁਪਇਆ रुपया। ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ। अच्छा चलिए जी। नाज़रीन अभी गुफ्तगू जारी है, हम मंटो पे वापस आते हैं, लेकिन मुझे इशारा हुआ है एक छोटी सी ब्रेक लेनी। प्लीज स्टे विद अस। मैं तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का है। मंटो जिंदाबाद। बात आज हम मंटो फिल्म की कर रहे हैं। शायद आपने बड़े ड्रामे लिखे हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, इतनी मोटी किताब भी आपकी है। इस स्क्रिप्ट लिखने में मजा क्या था और दिक्कत क्या थी? देखिए जी, दिक्कत तो यही थी कि आपने एक बहुत ही ग्रिम और किसी हद तक अनफॉर्चुनेट स्टोरी बयान करनी है और उसको इस तरह से पेश करना है कि लोगों के लिए उसमें दिलचस्पी का सामान भी हो। और एक्साइटमेंट ये थी कि एक रिसर्च के प्रोसेस में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंटो हमारे सामने आया, जो एक पब्लिक में जो परसेप्शन था कि मंटो जो है फोश नवीस था या शराब का रसिया था या दिमागी तौर पे गैर मतवाजन था, लेकिन जब उसकी कहानियां और उनकी ज़िंदगी और इंटरव्यूज़ वगैरह किए तो एक नहायत ही साफ, शफाफ और दिलचस्प, ह्यूमरस, पॉलिटिकल विजन रखने वाला कैरेक्टर सामने आया। मैं सर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। इस फिल्म में ना कोई मार कुटाई है, ना कोई गन्स चल रही हैं, ना वो जो ट्रेडिशनल हम समझते हैं वायलेंस, O21 या वार वाली। आप क्यों समझते हैं कि हमारे मुआशरे के लोग ये फिल्म देखेंगे? मिलियन रीजंस, बट आई थिंक इस वक्त हम एक बड़े मजे के फेज में हैं फिल्म मेकिंग के हवाले से, जहाँ पे सारे पुराने फॉर्मूले रिजेक्ट हो चुके हैं। इवन जो O21 की अगर आप बात करते हैं या वार की बात करते हैं, जिंदा भाग की बात करते हैं, मोर की बात करते हैं,
रॉन्ग नंबर की बात करते हैं। तो अब हर बंदा अपनी अपनी मिजाज की अपनी अपनी सिंफ की फिल्म बना रहा है, और वो जो एक बीच में बहुत बड़ा ब्रेक आया था, सो लोग चाहते हैं कि वो हर मिजाज की फिल्म जाके देखें। ओके। सेकेंडली आई थिंक मंटो साहब का टॉपिक, अगर आप उसको एज अ टॉपिक कंसिडर करते हैं, तो उसकी एक अपनी मार्जिनल जगह तो है, लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम के लोग ऐसी चीज में इंडक्ट करते हैं, सो उसकी एक और अपील बन जाती है। अच्छा। सो आई डू बिलीव कि इस वक्त हमारी आवाम वाटर्ड डाउन बॉलीवुड फिल्में नहीं देखना चाहती, जो कि बहुत प्रोडक्शन ओरिएंटेड हैं, जिनमें पैसे से ज्यादा फिल्म बनाई जाती है, एंड आई थिंक ब्रेन वर्क कम होता है। सो हमारे यहाँ ब्रेन वर्क ज्यादा और पैसा कम। सो मंटो डेफिनेटली मैं आर्ट और कमर्शियल की डिवाइड में बिलीव भी नहीं करता। आई थिंक एक फिल्म या बोर होती है या नहीं होती। ठीक है। मतलब एक कहानी अच्छे तरीके से सुनाई जाती है या बुरे तरीके से सुनाई जाती है। तो अगर वो आपको ग्रिप कर लेती है, सो अगर आप कमर्शियल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो स्टार कास्ट के हवाले से, मौसीकी के हवाले से, गाने भी हैं, स्टार कास्ट भी है। सो ये वो अगेन ये उस पे वो एक क्या कहना चाहिए, द कोट विनियर है। ठीक है। बाकी चीजें जो हैं वो उसकी एक असास और सोल, जब आप एक फिल्म को मंटो कहेंगे तो डेफिनेटली उसकी कुछ तो हमें एक सर्टेन इंटेग्रिटी रिटेन रखनी है। अनवर भाई आप कुछ फरमा रहे थे। आइटम नंबर्स वगैरह मैं आइटम नहीं, मैं उसमें कौन मंटो किस तरह डांस नहीं मैं कह रहा था अगर मुझसे करवा लें आइटम। कौन सा आप मंटो वाली फिल्म में कौन सा आइटम कर सकते? नहीं ना लेके मैं फिल्म शुरू कर लेना। हाँ। ओबामा गुजर क्या फिल्म बनेगी जनाब? यार आप पहचानते नहीं। और मैं कहना नहर चल लबे जनाब। ऐसे लंबे नहीं है। अनवर भाई जब अपना ड्रामा लिखते हैं तो नैपा का ड्रामा 10 दिन में उतर जाता है। अनवर भाई का ड्रामा लिखा हुआ 6-6 महीने चलता रहता है। और सर इन्होंने जो साड़ियां पंजाबी फिल्मां दा असर कीता है, पंजाबी फिल्म इत्थे बनदी कराची जाके लगदी नाम ही बदल दिंदे ने। इत्थे फिल्म लगी है पगड़ी संभाल जट्टा, इन्होंने नाम ही बदल दिता जट भाई अपना कुल्ला ठीक करो। इत्थे फिल्म असी बनाई है तीफा गुजर, इन्होंने नाम ही बदल दिता लतीफ भाई दूध दही वाले। बल्कि इतने फिल्म बड़ी गुज्जर दा वैर, कराची जाके ना ही बदल गया दूध बेचने वाले का फड्डा। इत्थे फिल्म बनी है मंजी किथे डावा, इन्होंने नाम बदल दिता चार भाई कहां बचाऊंगा। साढ़े इतने बनी सी छीदा पिस्तौल, कराची जाके होगी रशीद भाई पिस्टल वाले। माशाल्लाह सानिया सईद को देख के आपको पता चलता है कि फिल्म क्या है। ठीक है। नहीं कैसे पता चलता है इसको देख के किसी ने? सानिया बहुत बड़ी फिल्म है खुद। अनवर भाई आपकी शरारतें करने की लड़कियों को देख के आदत नहीं गई है, बुजुर्गी आ गई है, लेकिन वो आंखों में चमक वही है पुरानी। बचपन से वेखन च नफीस लग रहे ने, फ्लाइंग किक बहुत भैड़ी। अच्छा जी, नादिया अफगन साहिबा आप भी इस फिल्म में एक रोल प्ले कर रही हैं, आप हमें फरमाएं और बताएं, अनवर भाई को बताएं और वो सुनेंगे आराम से इंशाअल्लाह कि आपका रोल क्या है। मंटो का एक अफसाना है हतक। जी जी। उसमें कैरेक्टर है सौगंधी का। सौगंधी इज अ प्रोस्टिट्यूट, उम्र ऑलमोस्ट गुजर गई है, एज हो चुकी है। उनकी कितनी उम्र होगी अनवर भाई से? थोड़ी सी कम? थोड़ी सी, ऑलमोस्ट सेम एज ही है मेरे ख्याल में। वो तो मैं अनवर भाई आपको शामिल कर रहा हूँ इस गुफ्तगू में। सरमद ने मुझे कहा कि सौगंधी का कैरेक्टर है, मैंने बहुत पहले देखा था एक थिएटर में, एंड आई रेड इट एंड आई लव्ड इट एंड आई थॉट कि आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस एंड व्हाई नॉट, मैं क्यों ना करूं, क्योंकि मैंने मोस्टली कॉमेडीज की हैं, सीरियस काम भी बहुत कम किया। अच्छा। थिएटर किया थोड़ा बहुत, वो भी सरमद के साथ या सलमान साहब के साथ। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई, और किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैंने अच्छा कर लिया। थिएटर बुखारी साहब बहुत जरूरी है। थिएटर जी, मैंने भी अपना परसों थिएटर बनवाया है, ऑपरेशन थिएटर। वहाँ हम मरीजों के गुर्दे निकाल के देखते हैं। सर यहाँ थिएटर की बात हो रही है, स्टेज की बात हो रही है, आप गुर्दे बेचने पे तुले हुए हैं, क्या आप कर रहे हैं अनवर भाई? आपने जिस तरह नादिया को देखा, जितनी देर वो बात करती है वो एक टांग खुरकती भी नहीं है, आपको पता है? आप इस तरह ना देखा करें। मैं देख रहा था, ये इनकी नजर की वजह से ये गौर से देखें तो खुरक पड़ जाती है, और अगर आपने मेरे लकी को पास आ गई ना इंशाल्लाह बांधी नहीं होनी। अच्छा वैसे खुरक तो याद आया, सरमद भाई के बंदे ना खारिश नफीस तरीके नाल। मैं एक्चुअली आपसे बात नहीं कर रहा, मैं ना वो सुबह भी आपसे मैंने कॉल की थी, ते साडे डायरेक्टर नु खुरक पई होए जड़ा ने कीन केड़ा चंगा मैं आई खुदा दा वाजे पावन थले कर ना दे मेहमान सुटते नहीं। और ले लो भैन मेरी नक जो टिशू ले
तीन हज़रात गुफ्तगू अभी जारी है, पर मुझे हुक्म मिला एक छोटी सी ब्रेक लेनी। प्लीज स्टे विद अस। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं, ताकि तख्ता स्याह की स्याही और नुमायां हो जाए। फिल्म मंटो की बात जारी है, अनवर मकसूद साहब भी बैठे हैं। ये मैं एक सीधा सा सवाल पूछूं, एमक्यूएम को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है कि वो अभी भी लंदन की तरफ देखते रहें? अर्ली 60s में जी आपको याद होगा ज़ियाउल हक अपने फुल उरूज पर था। क्या हो गया अनवर भाई आपके ज़हन को? ज़ियाउल हक आया 5 जुलाई 1977। अर्ली 60s में ही वाज हार्डली ए मेजर, लेकिन अपने उरूज पर था, तगड़ा था। जवानी के उरूज में था। याया खान और नादिया खान। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ लोग हैं। जी दो मुख्तलिफ सोचें हैं। ठीक है। दो मुख्तलिफ नजरियात हैं। ठीक है। दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है। एक एक्सक्यूज मी, ये अचानक बिल्ली की आवाज कहाँ से? वैसे एक बात है सर कि इस सवाल का इससे अच्छा जवाब कोई और नहीं, बात कमाल आदमी। सानिया माशाल्लाह सानिया जी ने बात की। मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर उसामा पकड़े ना जाता तो आपको पता है कहाँ से मिलना था? कहाँ से? सानिया के बालों में से। क्या वो इतने, ये इसका किस बात का तुक क्या है जो आपने? बड़ा खूबसूरत इनका हेयर स्टाइल है माशाल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। सर, मैं टेलीविजन सीरियल को डायरेक्ट करना और फिल्म को डायरेक्ट करना फर्क? टेक्निकली आई थिंक वो लाइंस बुखारी साहब अब तो खत्म हो चुकी हैं, टू बी ऑनेस्ट। बहुत से टेलीविजन वेस्ट में ऐसा हो रहा है जो फिल्म से बड़ा है, और बहुत सी फिल्में, खुसूसन वो फिल्में जिनको क्रिटिकल एक्लेम मिलता है, वो ड्रामे की स्केल से भी कभी कभी छोटी होती है। फिल्में बनी है जो एक कमरे में एक इंसान के साथ बनी, स्केल वाइज। सो वो कोई फिजिकल फर्क नहीं है, वो एक अप्रोच का और आई थिंक ऑडियंस की समझ रखने का फर्क है कि एक जगह आप जब ऑडियंस को बिठा के 2 घंटे के लिए बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के कुछ दिखाते हैं, तो वहां वो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जैसे हिचकॉक के बारे में मशहूर था कि उसको टाइमिंग की इतनी सेंस थी कि वो बाहर खड़ा हुआ ऑर्केस्ट्रेट कर सकता था कि अब हंसेंगे, अब रोएंगे, अब डरेंगे। सो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग की कहानी का झोल कहीं भी नहीं आ सकता। सेकेंडली वही बात आप जैसे कह रहे थे, सौगंधी के ऊपर पूरी एक फीचर फिल्म बन सकती है। आप मंटो साहब का कोई एक अफसाना उठाएं और उसके ऊपर आप टेलीविजन सीरीज भी बना सकते हैं। सो द आइडिया इज कि अब वो फर्क मुझे कई दफा बल्कि बहुत रिडिकुलस लगता है जब सिर्फ एक बेबुनियाद सी बात होती है कि ये टीवी की तरह का लग रहा है या ये। सो बहुत सी चीजें टीवी पे जो है वो सिनेमैटिक लगती हैं। सानिया जी, एक मैं फिल्म लिख रहा हूँ, संजीदा बात है जी। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तो मैं एक किरदार आपको उसमें देना चाहता हूँ जो आप ही मेरा ख्याल है अदा कर सकती हैं। कौन सा? एक लाश का कैरेक्टर है। सानिया भी छोटे, ये क्या कर रहे हैं? वो व्हाइट ड्रेस में। व्हाइट ड्रेस में क्या हो गया? ये श्राउड पहना हुआ आपकी? चलो ना, तो ड्रेस वाइट है ना, तुसी तो बिल्कुल ही। जमाल रहमान साहब, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं। फिल्म म्यूजिक डेवलप हुआ हमारे यहाँ बहुत अच्छा, फिर फिल्में बंद हो गई। ऑफ फिल्म म्यूजिक हमारा डेवलप होता रहा और शायद इंडिया से ज्यादा डेवलप हुआ, यहाँ बहुत से लोग निकले। इस फिल्म के म्यूजिक को बनाते वक्त आपके जहन में क्या था? जो म्यूजिक उसमें बनाया गया है वो रिफ्लेक्ट करता है मंटो साहब की इनर टर्मोइल, उनकी आउटर ट्रेजेडी और उनके जो सर्कमस्टांसेस थे, उनके जो जिंदगी में इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, वो सारा जो है वो म्यूजिक में रिफ्लेक्ट होता है। जलाल, एक सवाल मैं भी आपसे करना, म्यूजिक का मुझे भी। जी, आपको इल्म में बहुत ज्यादा, आप EMI में बड़े साल आपने सीनियर पोजीशन में, और ये भी मेरी कलेक्शन जो आप जानते हैं। मैं वहीं से उठाई हुई आप? नहीं, मैं पूछा आपके, मैंने नहीं उठाई वहां से। जमाल, आप माशाल्लाह यंग हैं और म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, चश्मा भी आपने लगाया, मैंने भी लगाया, बटौड़ा है।
आपने सवाल करना था यही था। इस म्यूजिक डायरेक्टर से फिल्म के बारे में। जमाल जैसे बंदों को अक्सर आप जैकी चैन की फिल्मों में देखते होंगे, पहले सीन में गोली बजती है ठाक। क्या वो म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर है, आप उसे गोली मरवाने के। अच्छा चलिए, खफकी की मुझे आपसे मैं एक अदबी सवाल पूछ लेता हूँ। फैज अहमद फैज से आपकी किस हद तक ताल्लुक था? वाहियात हद तक ताल्लुक, यानी कि टू मच, एक्सट्रीमली। हम अक्सर लेट नाइट बैठ के मांग पता भी खेला करते। खुदा का खौफ करे अनवर भाई, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा भाई, ये दो मेहमान बैठे हैं मेरे अनवर भाई के सामने और मंटो की कास्ट के सामने। आप कौन हैं भाई दोनों? जी मैं मेहंदी हसन खान साहब का शागिर्द हूँ। और आप? ये वाला था खोता है जी। यार बात तो करने दो खुदा। उसकी खोते से शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती और खोता खफा हो जाएगा अगर आपने बात की। अच्छा भाई, कौन पहले है सुनाएगा? अभी पता लग जाता है। इजाजत है? एडी इजाजत क्यों मंगी जाना? बुखारी साहब की गड्डी धोनी जाके। इजाजत है। ये बड़ा काबिल गौर कलाम है। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए जरा उठा के भाई थोड़ा पहले से मरासिम न से पहले से तबीयत बेहतर है। हाँ जी, पहले इन्होंने पित्ते च पत्थरी सी सर। इस मुल्क के फनकार को इमदाद और दाद टाइम पे मिल जानी चाहिए। हाँ कुआर के अंदर ना पहली बुरकी लाइए ना इंज दा मुंह बनता है जी। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कैसे कैसे को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस को बताएंगे। ये प्रोग्राम किस दिन चलेगा मैं बता दूं जाके सबको जाके। आ दस दिन ने अपनी अम्मी ਨੂੰ फोन करके दसना है। खान साहब, आप ठुमरी भी गाते हैं? खैर ठुमरी तो हमारे घर की लौंडी की तरह है। हाँ जी, इन्होंने घर पहला काम कर दी हुंदी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਚ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ यूनिफॉर्म भी इस्त्री कर देंदी हुंदी सी। खान साहब आप समझे नहीं, आप दादरा गाते हैं? हाँ जी, एडा सोहना घाघरा बनता है प्यो। अगर आप पहाड़ी सुनना चाहते तो मुझसे सुने। तू पहाड़ी सुना ना, तू आप पहाड़ी सिलसिला है। आप भी सुनाओगे बेटे? जी मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ, लेकिन मैं गाता अदनान समी को। अच्छा ठीक है, आप हैं उनके शागिर्द लेकिन अदनान समी। वाह वाह वाह। ते सिक्ख्या कित्थों तुसी खान साहब? मैंने 6 साल तो ढोलक बजाई। हाँ जी सर, एडी को ढोलक हुंदी, बजा बजा के ने फीती फीती करती जी। जब मैं बाजे पे बैठा ते बाजे दियां चीकां निकल गई। बाजा हुण अस्पताल दाखिल जे। ये तो टैंक ते बैठे ओदियां चीकां कढा दिंदा है। ये तो बस ते बवे ओदा स्टिकर बना दिंदा जी। ये तो पहाड़ ते बैठे ओदे कन्नां चों धुआं निकलण लग जांदा जनाब। बड़ी खिदमत की जी खान साहब दी इन्हें। खान साहब इन्हू कहंदे ने मैं मौसीकी तेनू सिखा सकदा, तेरी खुराक नहीं पूरी कर सकदा। आप अदनान समी का कौन सा गाना सुनाएंगे? कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जा। सारे उरला मोटा एक बार इंडिया गया, 3 घंटे मनमोहन सिंह ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਸੋਮੂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ 10 ਪੇਜ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कौन ये? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋਮੂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਖੋ। सर मैं आपको अपना नया आइटम सुनाता हूँ जो आज भी शादी ब्याह पे ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਇਥੋਂ। प्रोग्राम जितना भी अच्छा हो उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे इशारा हुआ है, आपसे दरख्वास्त है कि मंटो फिल्म ज़रूर देखें। जब आज दफ़ा ऐसे बड़े आदमी को या मंटो पढ़े, लेकिन मंटो इतना वेरिड, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है हमारी अदबी दुनिया का। आप फिल्म देखें, अगर आपको पसंद ना आए
तो अनवर मकसूद साहब से आके अपने पैसों का रिफंड ले लें। देखिए बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया कि मंटो फिल्म ख़वातीनो हजरात जरूर देखें, क्योंकि इसमें सानिया सईद है। इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।